जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है। इनबिल्ट, एक एक चीज पढ़ते जाओ भाई। इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ये इनबिल्ट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके आगे देखेंगे, प्रेजेंट इन ऑल नेफ्रॉन। ये लगभग सारे नेफ्रॉन्स में पाया जाता है। ठीक। अनीता यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कब ऑपरेट होता है? ये ऑपरेट्स व्हेन बीपी लो, मतलब वही सारी चीजें, जीएफआर लो, ये सब। ये काम नहीं करेगा तो रास काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, रास पूरी तरह से इसी पर डिपेंडेंट है। रास जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसी पर डिपेंडेंट है। तो जीएफआर कब ऑपरेट है? जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेट हेल्प्स इन, नॉट हेल्प्स, लिखिए हेल्प्स इन। इसमें लिखेंगे दिस इज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बीपी एंड जीएफआर, ये पॉइंट। हाँ, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सवाल है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ JGA, इसको क्या कहते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के कुछ कंपोनेंट्स। देखिए, इसके पास 3 कंपोनेंट होता है। एक है जेजी सेल, एक है एमडी सेल, और एक है मीजेंजियल सेल या लैसिस सेल। जेजी सेल, एमडी सेल, मीजेंजियल सेल या लैसिस सेल। लैसिस सेल ये है क्या? देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन, हम लोग पढ़ते हैं नेफ्रॉन, एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। कुछ नेफ्रॉन, देखिए अभी इसको एज इट इज रहने दीजिए। सही मायने में नेफ्रॉन हम बताएं तो सही मायने में नेफ्रॉन कैसा होता है? आप कभी भी किताबों में नेफ्रॉन देखिएगा तो नेफ्रॉन आपको ऐसा दिखाई देता है। आप कहोगे ये क्या है मैम, देखना एक बार। ठीक है, इधर हम बना दे रहे हैं एफरेंट, इधर बना दे रहे हैं इफरेंट। ठीक है, ओके। चलिए, एक नेफ्रॉन बना के हम आपको समझा रहे हैं। ये है डीसीटी। कहोगे डीसीटी यहां क्या करने गया है? यही सोचोगे कि ना, डीसीटी यहां क्या कर रहा है? ये कलेक्टिंग डक्ट, हमें हमारा काम करवाना है। तो ये देखो डीसीटी है। अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज एक्चुअली डीसीटी and this is PCT and this is loop of Henle and this is collecting tubule. This is efferent arteriole. This is efferent arteriole. ठीक है, efferent और efferent arteriole। अब देखो, ये जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल है ना, इसमें कुछ स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं एफरेंट आर्टरियोल में। इनको कह देते हैं जेजी सेल। कुछ स्मूथ मसल पाई जाती हैं, इनको कह देते हैं जेजी सेल।
डीसीटी के कुछ ऐसी सेल्स होती है जो काफी थोड़ी डेंस होती है। डीसीटी में काफी डेंस सेल हैं, इनको कह देते हैं एमडी सेल या मैक्यूला डेंसा। डेंस मतलब काफी गहरी होती हैं और वो अपने जेजी सेल से कनेक्टेड भी होती हैं। वो जेजी सेल से कनेक्टेड भी होती है। जेजी सेल का फुल फॉर्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और मैक्यूला जानते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एंड मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा किसका पार्ट है तो आप लिखेंगे पहले इट इज अ पार्ट ऑफ डीसीटी। पहला पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीसीटी का पार्ट है भैया। जेजी सेल इज द पार्ट ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। थोड़ा देखिए ना, यहाँ पे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और एक दूसरे के इनका प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। देखिए ये जेजी सेल जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, पार्ट ऑफ एफरेंट आर्टरियोल है। और ये करता क्या है, ये एक चीज तो ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल है। अब कभी कोई पूछे कि बताइए, आरती जी थैंक यू सो मच। ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल है और ये क्या करता है, सीक्रीशन ऑफ, दो चीज का सीक्रीशन करता है। अ हार्मोन, एक हार्मोन नाम है रेनिन, RENIN, एंड एंजाइम, सॉरी हार्मोन रेनिन और दूसरा हार्मोन, दोनों ही हार्मोन ही है, दो हार्मोन, तो रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन, तो ये दो हार्मोन सीक्रीट करता है, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। जानते हैं रेनिन, यही रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर आएगा। रेनिन क्या करता है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बीपी, हेल्प्स इन इंक्रीज इन बीपी एंड जीएफआर। ठीक, बीपी और जीएफआर। अभी देखो आज हम बहुत जल्दी में है, थोड़ा आज आपकी क्वेरीज को थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, इरिथ्रो नाम है मतलब आरबीसी से रिलेटेड कुछ काम कर रहा होगा ये, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिथ्रोपोइसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब जानते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन। इसलिए आरबीसी फॉर्मेशन में किडनी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जेजी सेल के बारे में आपने दो बात सुन ली। पहली बात आपने क्या सुनी कि ये एक तो ये एफरेंट आर्टरियोल का पार्ट है, बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। दूसरा ये स्मूथ मसल का मॉडिफिकेशन है, ये दो हार्मोन रिलीज करता है, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। रेनिन बीपी इंक्रीज करने में और इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन में। मैक्यूलर डेंसा जो है, अगर आप मैक्यूलर डेंसा के बारे में बात करेंगे तो ये एक, पहली बात तो ये डीसीटी का पार्ट है। कांटेक्ट विद, ये किसके कांटेक्ट में है, जेजी सेल। जेजी सेल। और दूसरी बात, एक्ट एज बीपी, एक्ट एज बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर का मतलब सेंस चेंज इन बीपी, सेंस चेंज इन बीपी, ब्लड प्रेशर, वेरी वेरी आईएमपी। आज ऑनलाइन आई हैं तो
आप आज रिप्लाई ही नहीं देने वाले हैं तो कन्फ्यूज़न कहाँ दूर होगी हम लोगों की। आज ऑनलाइन आई है, आज ही ऑनलाइन आए हैं। कैसे पढ़ें, एक दिन में 2 ही वीडियो देख पा रहे हैं बेबी, अब हम इसमें क्या बताएं। हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक है कि आप जैसे किसी को बच्चा है, किसी के घर की जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास तो खुद ही टाइम कम पड़ रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। हम आज लाए ऑनलाइन कहाँ आए हैं आज। हम्म। आप लोग क्लास ना करो तो स्ट्रेटजी कैसे पता चलेगी, जैसे आओगे तुरंत आपको स्ट्रेटजी चाहिए, क्या करें बताइए। हम तो रोज आते हैं ना, और रोज कुछ ना कुछ प्रमोट करते रहते हैं कि भाई इतना पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे, इससे कम में हम कैसे बताएं। दूसरा आपका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप दूसरा बैच ले लीजिए, रैपिड रिवीजन ज्वाइन कर लीजिए, या रैंकर्स बैच ज्वाइन कर लीजिए। यही कह सकते हैं कि जहाँ पे कम टाइम में आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना कि हम आपको बता दें कि आप एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर दीजिए, रोज पढ़ना पड़ेगा। बैकलॉग्स हैं कंप्लीट, आप अगर शुरू से मुझसे पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, तब तो आप साथ साथ होंगे। नहीं शुरू से पढ़ रहे हैं तो फिर तो अब इसके लिए मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि हमारे उसमें कॉन्सेप्ट के अंदर ये नहीं है कि हम आपको कह दें कि ये चैप्टर छोड़ दीजिए, बस इतना ही पढ़ लीजिए, पढ़ना तो आपको है, सब कुछ। अब कैसे पढ़ना है ये तो आप ही मैनेज कर सकते हो, कितना समय आप दे सकते हो क्या है ये तो आप ही मैनेज कर सकते हो। हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। हमारा काम जो है वो तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनेस्टी के साथ करें। कन्फ्यूजन कहाँ दूर होगी, हम लोगों की मत कहिए, यहाँ हम डेली सुबह शाम बैठ के सबकी कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। आप आज आए हो तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी कन्फ्यूजन नहीं दूर करते हैं। हम सुबह बता भी चुके हैं कि मुझे एक जगह जाना है, इसलिए आज हम क्लास में हेर फेर कर रहे हैं, फेर बदल कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, बस यही बात तो बोला हमने आपको। कुछ बर्दाश्त ही नहीं करते हो यार आप लोग। तो देखिए, 2 चीज आपको समझ में आ गया, पहला पार्ट है जेजी सेल, दूसरा है मैक्यूला डेंसा, और तीसरा एक है, जो थर्ड पार्ट है वो है मीजेंजियल सेल या लेसिस सेल। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये प्रेजेंट इन बिटवीन जेजी सेल एंड एमडी सेल, और ये एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल ऑफ किडनी। किडनी या नेफ्रॉन का फैगोसाइटिक सेल है ये, ठीक है। तो ये 3 चीज सभी को क्लियर। जल्दी से बता दीजिए कि अगर आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस लिखने है, किडनी का इनबिल्ट मैकेनिज्म है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तब चीजें समझ में आएंगी। एफरेंट आर्टरियल के कांटेक्ट में डीसीटी है, और एफरेंट आर्टरियल का पार्ट है जेजी सेल, और डीसीटी का पार्ट है एमडी सेल। जेजी सेल का काम है कि ये रेनिन और रेनिन का यहाँ यूज है, एरिथ्रोपोइटिन का यूज आरबीसी फॉर्मेशन में है, ठीक। एमडी सेल जो है डीसीटी का पार्ट है, और ये एक बैरो रिसेप्टर, या बीपी में कोई भी चेंज हुआ तो उसको सेंस कर सकता है। अब जैसे समझिए कि यहाँ से एक हम छोटा सा नेफ्रॉन बना के आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए नेफ्रॉन है। अब तो आप नेफ्रॉन के एकदम मालिक हो गए होंगे, नेफ्रॉन आपको मालिक मालिक कहता होगा। बताओ मालिक कैसे बनना है। यार, जितनी ऑनेस्टी और जितना डेडिकेशन से पढ़ाते हैं ना आप लोग, उतनी ऑनेस्टी से पढ़ते कहाँ हो। उतनी ऑनेस्टी से आप पढ़ लो तो फिर हम क्या करें, पूछने की जरूरत नहीं। अब किसी के पास समय कम है, किसी के पास बहुत कुछ दिक्कतें हैं, तो हर प्रॉब्लम अगर हम शॉर्ट आउट कर लेते तो आप लोगों को कहना होता मैम पीछे का बस कुछ टॉपिक और बचा है, बाकी सब कंप्लीट कर चुके हैं, तो ठीक है, बस चलते रहिए, चलते रहिए, थकना नहीं है, ठीक है। जैसे ब्लड यहाँ आया,
है ना। ब्लड यहाँ आया और एंटर किया ग्लोमेरुलस के अंदर, एफरेंट आर्टेरियल से आया ग्लोमेरुलस के अंदर। देखो एकदम अच्छे से मजे से बताते हैं आपको। ये ब्लड यहाँ एंटर किया, ये है ग्लोमेरुलस, और बन गया यहाँ से छन्ने के बाद क्या बन गया, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अच्छा, हर बार जब ब्लड इस नेफ्रॉन से पास हो रहा है, यहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया पीसीटी से, तो पीसीटी से 70% तो एब्जॉर्ब होगा ही, चाहे जो कुछ भी हो। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ से वाटर, यहाँ से सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया, सॉल्ट। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। जब डीसीटी के अंदर आता है ना, सपोज करिए कि आपका जो फिल्ट्रेट बन रहा है 100 ml बन रहा है। हर बार जब आपके बॉडी की कंडीशन, आपकी बीपी नॉर्मल है, ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल है, ठीक है, जब आपका ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल है, तो हमारे हर पार्ट को पता है कि हमें कितना, जैसे 100 ml है, तो सपोज करो कि पीसीटी में 80 ml अगर एब्जॉर्ब हो गया, तो 70 ml, तो मान लीजिए यहाँ पे 25 ml और बचा, 25 ml बचा, मतलब यहाँ 100 ml है, और पीसीटी में कितना, पीसीटी की एब्जॉर्प्शन के बाद जो है यहाँ 25, डीसीटी के अंदर जो आया है वो 25 ml आया इसके अंदर। फिर यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो इसके अंदर आया 20 ml सपोज करो। फिर यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब, डीसीटी के पास आया समझ लो 15 ml, 15 ml। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो जीएफआर भी तो कम बनेगा ना, जीएफआर भी कम बनेगा। सपोज करो जैसे यहाँ फिल्ट्रेट बना 100 ml, पीसीटी के अंदर क्या हो गया, 75% एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया, तो जो बचेगा डिसेंडिंग में आएगा एब्जॉर्प्शन, तो वो 25 ml ही आएगा। फिर मान लीजिए कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ आ गया, तो 20 ml आएगा, 20 ml मतलब डीसीटी तक नॉर्मल 15 ml पहुंच रहा है। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक, ठीक है। 15 ml, इफ ब्लड वॉल्यूम आपका घटा है, ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो बीपी भी घटेगा भाई, ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो भी। अब कहने का मतलब ये है, मान लो ब्लड कितना आया, 80 ml ही बचा, फिल्ट्रेट बना, तो पीसीटी में 80 का अगर 75% एब्जॉर्ब हो गया, 8 सत्ते 56, 56 निकाल दो 80 में से, तो कितना बचेगा, 56 निकाल दोगे 80 में से, तो जो डिसेंडिंग लूप में 25 आना था, वहां पे लगभग 15 ही आएगा, सपोज करो 15 ही आएगा। किसके अंदर, ये पीसीटी पे 80 है, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे 15 ही आएगा। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे मान लीजिए 10 ही आएगा, 10 ही आएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी के पास 5 ml ही पहुंचेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो। इफ ये सिनेरियो देखो, तब तक डीसीटी को धक्का लगेगा। क्यों धक्का लगेगा, क्योंकि डीसीटी के पास है एमडी, जो कि बैरो रिसेप्टर है भैया। डीसीटी के पास एमडी, मैक्यूला डेंसा, और कोई तो सेंस नहीं कर पाएगा कि हमारे पास कितना फिल्ट्रेट आ रहा है, पर डीसीटी का जो मैक्यूला डेंसा है एक्ट एज बैरो रिसेप्टर। ये कहेगा भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि मेरे पास तो आना था 25 ml, पर मेरे पास तो 5 ही ml आ रहा है, ठीक है, बैरो रिसेप्टर। तो इस बीपी में या फिर जीएफआर में हुए चेंज को ये सेंस कर लेगा कि नहीं कर लेगा, सेंस चेंज इन जीएफआर एंड बीपी। तो ये जान जाएगा कि बीपी कम क्यों है, क्योंकि जीएफआर ही कम होगा। बीपी कम क्यों है, क्योंकि जीएफआर ही कम होगा। तो जानते हो ये क्या करेगा, बताओ। आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, समझ पाए या नहीं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में जीएफआर कम हुआ, जीएफआर कम होगा, तो डीसीटी तक पहुंचने वाला फिल्ट्रेट भी कम ही होगा ना।
कम होगा कि नहीं? जो नॉर्मल जीएफआर था तो डीसीटी के पास कुछ और वैल्यू पहुंच रहा था, वॉल्यूम। पर अगर जीएफआर ही कम हुआ, फिल्ट्रेट ही कम बना, तो डीसीटी के पास भी तो कम ही पहुंचेगा। और कम पहुंचेगा तो उसको कौन सेंस करेगा? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा को लगेगा झटका, उसने सेंस किया कि भाई क्या होने जा रहा है। होने जा रहा है कि हमारे पास जीएफआर कम बन रहा है। जीएफआर कम बन रहा है मतलब ब्लड ही कम आया होगा। ब्लड क्यों कम आया? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम क्यों कम होगा? तो बीपी कम होगा। ठीक है, तो जानते हैं ये क्या करता है? इट विल स्टिमुलेट जेजी सेल। तो ये किसको? ये अपने दोस्त को ये बात बताएगा। जेजी सेल स्मूथ मसल है, तो जेजी सेल क्या कहेगा? अच्छा रुको, मैं एक पाथवे चलवाता हूं। जेजी सेल विल स्टार्ट रास। जेजी सेल कहेगा कि भैया रुको, मैं रास चलवाता हूं, रास। टेंशन मत लो, इतना टेंशन की बात नहीं है। तो जेजी सेल कहेगा वेट वेट वेट, आई विल स्टार्ट रास। अब ये रास मैकेनिज्म स्टार्ट करवाएगा जेजी सेल। कोई बात नहीं यार, दानिया रहबर, थोड़ा सा देख लेना बाद में मेरे कुछ पर। यार आज से हम ना कोई बदलाव नहीं करेंगे आप लोग। हो गया हो गया यार, तुरंत ही तो हमने वो करा दिया था। उनको पता नहीं था सर को, और उन्होंने जो है डाल दिया था। पर हमने उनसे कहा कि चेंज करिए, मुझे थोड़ी इमरजेंसी है। क्या ये बात सभी को समझ आ रहा है कि ये कैसे वर्क करते हैं? अब रास कैसे स्टार्ट होगा जरा देखना। रास कब स्टार्ट होगा, इसीलिए हमें ये जेजी सेल यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट क्लियरली? जल्दी बताइए। अब रास के बारे में देखते हैं हम कि ये रास चलता कैसे है। तो आइए, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको कहते हैं रास, हमने अभी लिखवाया कि इट विल कब ये ऑपरेट होगा? कब ऑपरेट हुआ? व्हेन बीपी लो हो, ब्लड वॉल्यूम लो हो, या जीएफआर लो हो, है ना? व्हेन बीपी लो हो या ब्लड वॉल्यूम लो हो या जीएफआर लो। हम लोग को रास आ गया। वाह। तो देखिए होता क्या है, ये रास कैसे ऑपरेट होता है। रास ऑपरेट होगा तो आपके पास है ये बीपी हुआ कम। बीपी अगर डिक्रीज है या जीएफआर डिक्रीज है, बीपी देखो अभी हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि आप रास आ जाएगा, झूमने लग जाओगे। व्हेन बीपी आर जीएफआर लो होगा। हम यहाँ हटा रहे हैं यार इसको। ठीक, तो इट इज सेंस्ड बाय किसके द्वारा? एमडी ऑफ डीसीटी। फिर जेजी सेल सिक्रीट्स अ हार्मोन रेनिन। यहां तक आइए, ये देखिए रेनिन हार्मोन है, और RENNIN, ये एक एंजाइम है जो बच्चों में मिल्क डाइजेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ये एक और एंजाइम है। हम बंद कर दें क्लास? क्लास बंद कर दें? जितना हुआ है उतना आप लोग पढ़ लीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। इसका मतलब इतने टाइम तक आप लोग कुछ पढ़ाई नहीं करते हो क्या फोन ऑन से? 3:30 बजे का मैसेज गया है। देखिए हमने कहा क्या क्या पढ़ा है, 1 मिनट देख लीजिए।
यही है, यहीं से शुरू किया है, रेगुलेशन ऑफ किडनी, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये अच्छा, इसमें हमने लिखना ही भूल गए थे, तो इसमें लिख लीजिएगा पार्ट ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, इट इज पार्ट ऑफ DCT, ठीक है। और ये जो है फेगोसाइटिक सेल है। हम इसलिए कि मतलब लोगों को दिक्कत हो रही, इसलिए बंद करने को कह रहे हैं क्लास। तो देखो, ये एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है, और ये पढ़ रहा है, ठीक है। तो BPR GFR डिक्रीज हुआ, तो इसको सेंस किसने किया? MD ने। और फिर JG सेल ने क्या वो किया? रेनिन, ठीक है। रेनिन हार्मोन क्या करता है? ये लीवर है, ये लीवर है। लीवर एक फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, देखो ये प्रो एंजाइम है, मतलब जाइमोजन है, इनएक्टिव एंजाइम है, तो ये इनएक्टिव लीवर से सिक्रीट होता है, याद रख लें, इसलिए हमने डायग्राम बना दिया। ये एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से रिलीज हो रहा है? लीवर से। रेनिन क्या करता है? इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, तो रेनिन इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जानते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है, ये लगभग 453 एमिनो एसिड की बनी है। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये एक डेका पेप्टाइड है। डेका पेप्टाइड का मतलब 10 एमिनो एसिड की है। किसकी है? 10 एमिनो एसिड की। एंजियोटेंसिन डेका पेप्टाइड का मतलब 10 एमिनो एसिड की है। इसके बाद आइए, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एक एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में, तो रेनिन और एंजियोटेंसिन तो मिल गया। यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, यहां पे लिखते हैं ACE। इस एंजाइम का नाम है ACE, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। जानते हैं ये कहां से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है हमारे लंग्स से। ये कहां से रिलीज होता है? ACE लंग से। पूछ दिया जाता है कि ये ACE कहां से रिलीज हुआ? लंग से रिलीज हुआ, ठीक है, एंजियोटेंसिन। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ना, ये एक ऑक्टापेप्टाइड है। ऑक्टापेप्टाइड मतलब 8 एमिनो एसिड का है, और ये एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है? वेसो कंस्ट्रिक्टर। वेसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते। यहां तक की बात कितने लोगों को समझ में आई? देखिए, व्हेन BP लो हुआ,
इसको किसने सेंस किया? एमडी ने। एमडी ने सेंस किया। और जो लोग अभी आए हैं, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वो शुरू से देख लेना अपना 1.5 पे, पहले देख लें फिर बाद में नोट कर लेना, आप बीच से मत देखो। जेजी सेल ने क्या सिक्रेट किया? रेनिन। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में किसने कन्वर्ट किया? एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किया आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक, यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत? जानते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड का टारगेट क्या है? एंजियोटेंसिन का सेकेंड का टारगेट है, इसका जो टारगेट है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? अरे भाई हमारी किडनी के ऊपर होता है। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होता है, इसीलिए इसको एडरीनल कहा जाता है। एड मतलब ऊपर, रीनल, सुप्रा रीनल, ईपी रीनल, इन सब नामों से जाना जाता है। तो ये है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। बाहर वाला क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक, अब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स विल रिलीज, एक हार्मोन रिलीज करेगा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। देखिए, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन आ गया। जानते हैं इस एल्डोस्टेरॉन का टारगेट कहाँ है? इस एल्डोस्टेरॉन का टारगेट होता है डीसीटी। डीसीटी क्या है? अब हम डीसीटी बना रहे हैं। डीसीटी इसका टारगेट है, और डीसीटी में ये एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। प्लीज मैम ट्रस्ट, इसको नहीं हो रहा है आपकी मैम। मेरे बेटे का नाम ले लीजिए। अरे भाई बेटे, मम्मा को पढ़ने दो यार, नहीं तो आपको भी पढ़ाने लगेंगे। नाम क्या है उसका? हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट्स सोडियम पोटेशियम पंप इन डीसीटी। अच्छा ये तो डीसीटी है, लेकिन डीसीटी के चारों तरफ ब्लड भी तो है। डीसीटी के चारों तरफ क्या है? हाँ, डीसीटी के चारों, अंजू पटेल, अरे आपका नाम ले लिया भैया। डीसीटी के चारों तरफ है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, अरे सॉरी, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, और इसके अंदर ब्लड है। इसी ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम और बीपी कम हुआ है। तो ये डीसीटी में जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा, तो ये 3 सोडियम को भेजेगा डीसीटी से ब्लड के अंदर, और बदले में 2 पोटेशियम को डीसीटी में सिक्रेट करवाएगा। जब ब्लड के अंदर सोडियम जाना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो पता है क्या होगा? एक और हार्मोन, अब एक सीधी सी बात है, जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, पीटीसी, हाँ पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ब्लड हाइपरटोनिक होगा, तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वाटर होगा वो भी कहेगा नहीं नहीं, ब्लड को हाइपरटोनिक, थोड़े वाटर भी जाएगा। जब ये वाटर भी जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्टेंट क्या होगा? बीपी नॉर्मल हो जाएगी। देखो एक बार हम हट रहे हैं और अब आप देखो, इतना बेहतरीन समझो आप रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को। डीसीटी में ये सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करवाता है एल्डोस्टेरॉन।
तो सोडियम 3 सोडियम को बाहर डालेगा, 2 पोटेशियम को बदले में अंदर डाल देगा। और जब सोडियम ब्लड में जाने लग जाएगा, और ब्लड की हमें बीपी कम हुई है, सोडियम ब्लड में जाने लगेगा, तो वाटर तो ऑटोमेटिक ब्लड में जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, हाइपरटोनिक होगा, कंसंट्रेट होगा, तो वाटर को जाना ही पड़ेगा। वाटर तो वैसे भी कंसंट्रेट तरफ मूव कर जाएगा। तो जब वाटर भी गया, सॉल्ट भी गया, तो क्या होगा? इससे ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आप इस पूरे पाथवे को एक बार फिर जुबानी सुनिए। सबसे पहले क्या हुआ? बीपी कम हुआ, जीएफआर। देखो, हम इसीलिए आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एकदम अच्छे से समझा चुके हैं, जेजी सेल, एमडी सेल, ये सारी चीजें। बीपी में फॉल हुआ या जीएफआर कम हुआ, इसको सेंस कौन करेगा? बैरो रिसेप्टर ऑफ डीसीटी, जिसको एमडी कहते हैं। ये क्या है? बैरो रिसेप्टर है। इसको पता चल गया कि जीएफआर कम है, क्योंकि मेरे पास तक जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो कम आ रहा है। तो ये जेजी सेल को सिग्नल भेजेगा और जेजी सेल रेनिन सिक्रीट करेगा। रेनिन क्या करेगा? लीवर से सिक्रीट होने वाली एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजेन, जो इनएक्टिव होती है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एसीई लंग से सिक्रीट होने वाला एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, वो एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड का टारगेट क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का टारगेट डीसीटी, डीसीटी में सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कराएगा। तो डीसीटी के चारों तरफ क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ब्लड। तो यहाँ से ब्लड के अंदर सॉल्ट जाने लग जाएगा, सोडियम, और इसकी वजह से वाटर भी जाएगा, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगी। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जीएफआर भी तो बढ़ेगा ही। जो किडनी के पास आने वाला ब्लड है वो भी बढ़ेगा, तो जीएफआर भी बढ़ेगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। एकदम बेहतरीन आया या नहीं? फटाफट बताने की कोशिश करिए। डन है? कोई दिक्कत किसी को? बीपी नॉर्मल, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब जो घटा था वो, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। कितने लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? एकदम अच्छे से आ गया क्या? सब बनाने में इतना बिजी हैं कि कोई यस मैम नहीं कह पाया। यस, वेरी गुड, मजा आ गया। तो इसको रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, रेनिन इन्वॉल्व हो रहा है, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम के नाम से जाना जाता है।